नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की क्लास में जो लेखपाल के कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं, उन पे मैं डिस्कशन करूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे और वो काफ़ी उन वीडियोस के आधार पे आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके देखे होंगे कि उनमें से कितना कंटेंट सिमिलर है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से वो कंटेंट कवर हो पा रहा है कि नहीं। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लेखपाल के जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लेखपाल को मैंने पहले बताया था कि गांव के सभी लेखा जोखा से संबंधित कार्य, राजस्व से संबंधित कार्य करने का और सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने का कार्य जो होता है वो लेखपाल का होता है। तो गांव से संबंधित सभी भूमि दस्तावेज, गांव से संबंधित सभी भूमि दस्तावेजों को संभाल कर रखना, गांव से संबंधित सभी भूमि दस्तावेजों को संभाल कर रखना, ये एक लेखपाल का प्रमुख कार्य है। ग्रामीण व्यक्तियों के मांगने पर खसरा खतौनी के सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना, यह भी लेखपाल का कार्य है। प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को तहसील में कानून गो को रिपोर्ट करना। तो एक ये सवाल पूछा जाता है कि लेखपाल के द्वारा किया गया कार्य का निरीक्षण कौन करता है। तो जिसको आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं या कानून गो कहते हैं, वो लेखपाल द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करता है। तो कानून गो को लेखपाल रिपोर्ट करता है। किससे संबंधित रिपोर्ट देता है? जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित जानकारी कानून गो को देता है। भूमि से संबंधित विवादों की जानकारी कानून गो को देता है। खतौनी में हुई तब्दीलियों के बारे में कानून गो को सूचित करता है। अपने क्षेत्र में हुई किसी आपदा, महामारी, जैसे कोरोना, प्लेग, इस तरीके की जो महामारियां फैल रही हैं, उन महामारियों के बारे में भी वो कानून गो को क्या करता है? सूचित करता है। ठीक है। तो अपने क्षेत्र में हुई किसी भी आपदा, महामारी की रिपोर्ट भी वो कानून गो को ही देता है। सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लेता है। अगर कोई सरकारी संपत्ति है, जमीन है, उस पे कोई अवैध रूप से अतिक्रमण कर लेता है, तो इसकी जानकारी कानून गो को देना भी ये लेखपाल के कार्यों में से एक है। तो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण की रिपोर्ट भी देना। पट्टे अथवा लीज पर दी गई भूमि से संबंधित जानकारी, किसी शर्त आदि का उल्लंघन करने पर ही, मान लो पट्टा या लीज पे अगर किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ भूमि या कोई भी चीज दी है और उसमें कोई जो भी शर्तें थी लीज पे देने से पहले, उसमें कोई एक किसी चीज का शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी भी वो किसको देता है? कानून गो को देता है। तो ये सारे लेखपाल के प्रमुख कार्य हैं। पहला, गांव से संबंधित भूमि दस्तावेज को संभाल के रखना। ग्रामीण व्यक्तियों के मांगने पर खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना, मतलब फोटोकॉपी उपलब्ध कराना। प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को तहसील में कानून को रिपोर्ट करना। किससे संबंधित? जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित, भूमि के विवादों से संबंधित, खतौनी में हुई तब्दीलियों से संबंधित जानकारी कानून को देना, ये लेखपाल का कार्य है। अपने क्षेत्र में हुई किसी भी महामारी, आपदा, सूखा पड़ जाना, इन सब चीजों की भी रिपोर्ट लेखपाल तैयार करता है। सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण की रिपोर्ट लेखपाल तैयार करता है। पट्टे अथवा लीज पर दी गई भूमि से संबंधित कोई भी जानकारी है जिसमें किसी शर्त का उल्लंघन एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, ये भी लेखपाल का कार्य है, इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करना। अब देखिए, आपदा या जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसानों की जो फसल है उसका इंश्योरेंस एक तरीके से सरकार करती है। उसमें अगर किसी तरीके की कोई आगजनी या कुछ क्षति होती, ओलावृष्टि हो जाना, मतलब ज्यादा पानी बरस जाना, बाढ़ आ जाना, इस तरीके से, तो उसकी सूचना तैयार करके ऊपर अधिकारियों को पहुंचाना, जिससे कि किसान को उसका एक इंश्योर्ड अमाउंट मिल सके, बीमित राशि मिल सके, उसका फायदा मिल सके, ये कार्य भी लेखपाल का ही होता है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब लेखपाल के कार्यों में आगे देखते हैं। तो आगे लेखपाल द्वारा जो कार्य है वो आता है, लेखपाल द्वारा फसल पड़ताल, फसल की जांच करना। तो किसी भी भूभाग में जहां किसी भी गांव का जो भी लेखपाल है वो क्या करता है कि उस गांव में जो फसल उगाई जा रही है उस फसल की पड़ताल करता है। तो साल में आप लोग जानते हैं कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल के आधार पे वो निरीक्षण करता है, जायद की फसल के आधार पे, खरीफ की फसल के आधार पे, और ये सारे सरकारी मीन सारा डेटा कलेक्ट करके सरकार को भेजता है और उसी के आधार पे सरकार जो है कुछ प्रमुख डेटा
जो है वो निकालती है कि गेहूं का उत्पादन इस वर्ष इतना होगा, अग्रिम उत्पादन के बारे में सरकार सूचित करती। तो अब एक सवाल पूछा जाता है कि लेखपाल के द्वारा न्यूनतम कितनी बार खेतों का निरीक्षण किया जाना चाहिए या फसल का निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो लेखपाल द्वारा न्यूनतम 3 बार खेतों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। प्रथम पड़ताल खरीफ फसल के लिए, इसकी शुरुआत प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त से होती है। ठीक है, 10 अगस्त में एक बार, 10 अगस्त को एक बार वो खरीफ की फसल का निरीक्षण करेगा। द्वितीय पड़ताल रबी की फसल, इसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है। ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन में पड़ताल कर देगा, बहुत बड़ा भूभाग उसके अंडर में है जिससे रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो उसमें समय लगेगा। तो द्वितीय पड़ताल रबी फसल की जो निरीक्षण है या उसका जो डेटा कलेक्ट करना है वो 1 जनवरी से वो शुरुआत करता है। तीसरी पड़ताल या तीसरा निरीक्षण जायद की फसल का होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 मई से शुरुआत होती है उसकी। रबी की फसल में आप जानते हैं जौ, गेहूं, सरसों आदि आता है। जायद की फसल में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी इत्यादि, ये सारी चीजें जायद की फसलों में आती हैं। अब उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष या फसल वर्ष, जो 1 वर्ष तक का समय होता है, उस वर्ष उस ड्यूरेशन में कितनी फसलें, कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, उस पूरे ड्यूरेशन को कृषि वर्ष या फसल वर्ष कहते हैं। तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। फिर से देखिए, लेखपाल द्वारा फसल पड़ताल साल में 3 बार की जाती है। प्रथम पड़ताल खरीफ फसल की जो 10 अगस्त से शुरू होती है। द्वितीय पड़ताल रबी फसल की जो 1 जनवरी से शुरू होती है। तृतीय पड़ताल जायद फसल की जो प्रत्येक वर्ष की 1 मई से शुरुआत होता है। अब रबी की फसल में जौ, गेहूं, सरसों इत्यादि। जायद की फसलों में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। उत्तर प्रदेश में फसल वर्ष जो शुरू होता है वो 1 जुलाई से लेके अगले वर्ष की 30 जून तक का जो समय होता है 1 वर्ष का, उसको कृषि वर्ष या फसल वर्ष कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, लेखपाल के कार्य में आगे इसी कंटेंट को बढ़ाते हैं। और आगे क्या है, प्रत्येक गांव में भूमि प्रबंधक समिति होती है। भूमि प्रबंधक का मतलब ही होता है भूमि मतलब जमीन से संबंधित व्यवस्थाओं का प्रबंध करना, भूमि प्रबंधक समिति। इस भूमि प्रबंधक समिति में इसका कार्य क्या होता है, सरकारी भूमि का रख रखाव, जैसा मैंने कहा कि उसको प्रबंधन को देखना, मैनेजमेंट को देखना। इसका अध्यक्ष कौन होता है भूमि प्रबंधक समिति का? ग्राम प्रधान। उपाध्यक्ष कौन होता है? उप प्रधान। अगर उप प्रधान नहीं है तो उपाध्यक्ष का पद नहीं होगा। सचिव इसका कौन होता है? लेखपाल। तो याद रखिए, प्रत्येक गांव में भूमि प्रबंधक समिति होती है। भूमि प्रबंधक समिति का काम होता है भूमि से संबंधी, सरकारी भूमि से संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना, उनका रखरखाव करना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। उपाध्यक्ष उप प्रधान होता है और सचिव लेखपाल होता है। ठीक है। राजस्व परिषद, आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद, आपको पता होना चाहिए कि जो भी कर, लगान या इनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो राजस्व परिषद के अंतर्गत आते हैं, राजस्व के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 ईस्वी में प्रयागराज में हुई। 1831 ईस्वी में अंग्रेजों के समय प्रयागराज में राजस्व परिषद की स्थापना हुई, जिसका कार्य था कि भूमि से आने वाले कर, लगान इत्यादि की व्यवस्था को देखना, मेंटेन करना। 1947-48 में यह राजस्व परिषद 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था न्यायिक शाखा और दूसरी थी प्रशासनिक शाखा। तो ये पूछा जाता है कि राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यायिक शाखा आप जानते हो, हाई कोर्ट भी प्रयागराज है, इलाहाबाद में, जिसका भी नवीनतम नाम प्रयागराज है। तो न्यायिक शाखा का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, जो क्या करता है? जमींदारी व स्टाम्पवाद से संबंधी चीजों को देखता है। ठीक है। और प्रशासनिक शाखा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जो भू राजस्व से संबंधित वादों का निराकरण करता है या उनको देखता है। प्रशासनिक शाखा में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। जो एक अध्यक्ष मेन हो गया, जो 2 सदस्य होते हैं उनमें से एक सदस्य का काम होता है कि वो कर, लगान से संबंधित चीजों का डाटा बनाए और दूसरे सदस्य का काम होता है वो भू व्यवस्था को देखे। तो फिर से एक बार देखिए कि
प्रत्येक गांव में भूमि प्रबंधक समिति होती है। भूमि प्रबंधक समिति का काम होता है कि सरकारी भूमि का रखरखाव करना, मेंटेन करना। उसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, उपाध्यक्ष होता है जो उप प्रधान होता है, और सचिव होता है जो कि लेखपाल होता है। राजस्व परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई। समय के साथ 1947-48 में समय की मांग के साथ ये दो भागों में बट गया राजस्व परिषद। एक प्रशासनिक शाखा थी और दूसरी एक न्यायिक शाखा और दूसरी प्रशासनिक शाखा। न्यायिक शाखा का जो हेडक्वार्टर था वो प्रयागराज में, वर्तमान में जो प्रयागराज, पहले जिसका नाम इलाहाबाद था, वो प्रयागराज में है और वो जमींदारी व स्टाम्प वाद से संबंधित चीजों को देखता है। दूसरा प्रशासनिक शाखा जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और भू राजस्व संबंधित वाद को देखता है। इसमें एक अध्यक्ष है और दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का काम होता है, दो सदस्यों में से एक सदस्य कर व्यवस्था को देखता है और दूसरा भू व्यवस्था को देखता है। 1 जुलाई 2021 से राजस्व परिषद अध्यक्ष IS मुकुल सिंघल हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो सॉरी, थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि राजस्व परिषद की स्थापना 1831 ईस्वी प्रयागराज में हुई और 1947-48 में ये दो भागों में बट गया। एक था न्यायिक विभाग, राजस्व परिषद का न्यायिक विभाग, और एक था प्रशासनिक विभाग। न्यायिक विभाग का काम था कि न्यायिक विभाग का हेडक्वार्टर की बात करें तो वो प्रयागराज में, और उसका जो काम था वो था जमींदारी व स्टाम्प वाद से संबंधित जो भी केस हैं उनको देखना। दूसरा था प्रशासनिक शाखा, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था, राजस्व से संबंधित वाद को देखना। प्रशासनिक शाखा में एक अध्यक्ष, दो सदस्य थे। दोनों सदस्यों में से एक सदस्य का काम था क्या कहते हैं, कर व्यवस्था को देखना, और दूसरे सदस्य का काम था भू व्यवस्था को देखना। एक सवाल याद रखेंगे कि 1 जुलाई 2021 से IAS मुकुल सिंघल ये राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं। मुकुल सिंघल ये क्या है, ये राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, राजस्व परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, तो आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी, आज यहीं तक रखते हैं। कल राजस्व से संबंधित चीजों को आगे मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।